हेलो बच्चों, वेलकम, नमस्ते। आज देखिए अपन पढ़ेंगे जो फणेश्वर नाथ रेणु है, अपना संवदीय जो पाठ है उसके लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु। इनका अपन परिचय देखेंगे। आपके एग्जाम में एक कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा तो पूरा 4 नंबर का रहेगा। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़िए, जैसे कि हर चैप्टर के लेखक, हर चैप्टर के कवि, आपके कविता के जो कवि हैं उनको सबको हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। अच्छी तरह से तैयार करिए, पूरा 4 नंबर का आपका टॉपिक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो फणेश्वर नाथ रेणु है ना, ये एक आंचलिक कथाकार है। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये एक आंचलिक कथाकार है ना। ये तो विशेष रूप से आप इस चीज को तो ध्यान रखिएगा, आंचलिक ये जो है वो कथाकार हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात अपन करते हैं कि फणेश्वर नाथ रेणु का अपन व्यक्तिगत परिचय और साहित्यिक परिचय जानेंगे। हालांकि आपके एग्जाम में जो साहित्य है उसमें एक साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जान लीजिए, फिर साहित्यिक परिचय भी अपन पढ़ते हैं। तो इनका जन्म जो है, फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में 1921 में हुआ था। आपको याद होगा, जैसे सन अगर आपको याद नहीं रहता है तो कुछ चीज़ों को रिलेट करिए। 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा। तो आप याद करिएगा कि 1921 में असहयोग आंदोलन और उसी दौरान फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म। तो फिर आपको याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। इस तरीके से चीज़ें आप याद करिए, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, हिंदी हो, कुछ भी हो। तो आप ऐसे अगर याद करते हैं तो कभी नहीं भूलोगे। और मैं वादा करता हूं कि आपने अगर ढंग से इस पूरे वीडियो को देख लिया तो फणेश्वर नाथ रेणु आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो पहली बात तो इनका जन्म कब हुआ था? 1921 में। सन तो आपको अभी याद हो गया, मैं ऐसा मानता हूं, शायद नहीं भूल पाओगे। 1921 में इनका जन्म हुआ था, बिहार में जन्मे थे। एक बात और भी आपको ध्यान देनी है कि ज्यादातर हमने जो लेखक और कवि जो हम पढ़ते हैं उनका जन्म यूपी में होता है, लेकिन फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। और ये एक आंचलिक कथाकार हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आंचलिक कथाकार मतलब एक अंचल विशेष के कथाकार हैं। वो अपने आसपास के इलाके की घटनाओं से रिलेटेड अपनी रचनाएं लिखते हैं, उसमें उनके पात्रों को स्थान देते हैं, स्थान विशेष के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आंचलिक कथाकार हो जाते हैं। और आप जो है वो देखेंगे इनका जन्म बिहार के पूर्णिया के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। देखो, पहली चीज तो है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में 1921 में, उस दौरान इनका जन्म हुआ था। और फिर दूसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, पहला है असहयोग आंदोलन और फिर नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन। जब 1942 में आपको पता होगा महाराष्ट्र से जो है ये आंदोलन की शुरुआत करी थी गांधी जी ने, तो उस समय 21 साल के ये हो चुके थे। तो उस दौरान इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने जैसा है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि नेपाल के राणाशाही विरोधी जो आंदोलन हुआ था नेपाल में, मतलब वहां के जो शासक थे ना, राणा जो थे, उनके खिलाफ जो जनता ने विद्रोह किया था, उसमें भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो एक प्रकार से एक चीज हमें इनके बारे में एक समझ बनती है कि राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं, तो ना लगातार चीज़ें इस तरीके से है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, मतलब कि जैसे 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान इनका जन्म, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, फिर वापस नेपाल में जो राणाशाही आंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ भी इन्होंने जो है वो सक्रिय भूमिका निभाई थी। और राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद पता चलता है कि ये इनका राजनीति की तरफ जो है वो झुकाव था। हम पढ़ रहे हैं फणेश्वर नाथ रेणु। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, बार बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं फणेश्वर नाथ रेणु ये आंचलिक कथाकार हैं और इनके जन्म के बारे में, राजनीतिक जो आंदोलन हुए उनके बारे में हमने देखा। आगे हम देखते हैं इनके साहित्य सृजन के बारे में। तो साहित्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने कहानियां लिखी, इन्होंने उपन्यास लिखे और इन्होंने निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। साहित्य की विभिन्न विधाएं होती, तकरीबन 10 के आसपास जो विधाएं होती है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख, इस प्रकार की। तो उसमें से ये इन्होंने विभिन्न विधाओं के बारे में लेखन कार्य किया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे। और 1977 में फिर इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। आप देखेंगे कि ये जो है ना बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। भाई फणेश्वर नाथ रेणु जो है वो क्या है? बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। साहित्यकार फणेश्वर नाथ रेणु ने कहानी, निबंध और उपन्यास आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में अपने लेखन कार्य किया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद में इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कहानी संग्रह। इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो अगिनखोर, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम,
ठीक है, ये इनकी कहानी संग्रह है, याद रखिएगा। अगिनखोर, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी कहानियों की। तो इनकी कहानी जो है ना, इनकी जो ये तो कहानी संग्रह है, इन कहानी संग्रह में इनकी विभिन्न कहानियां संग्रहित की गई हैं। इनकी जो कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इस पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो ऐसी कहानियां, मतलब फिल्म में किस पर बनती, कहानी, नाटक, उपन्यास इसी पर आधारित तो हैं। तो इनकी जो कहानी थी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, उस पर जो वो एक फिल्म बन चुकी है। अगर बात करते हैं अपने इनके उपन्यासों की, तो परती, परिकथा और मेला आंचल, ये इनके उपन्यास हैं। इनकी भाषा शिल्प की अगर बात करें तो फणेश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात आंचलिक कथाकार रहे हैं। ओके, स्वतंत्र भारत के कैसे कथाकार रहे भाई, आंचलिक कथाकार। अंचल विशेष का इन्होंने जो है वो साहित्य सृजन, अंचल विशेष से इन्होंने रिलेटेड साहित्य सृजन किया है। क्या लिखा है यहाँ पे कि उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बना करके आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहां के जीवन और वातावरण का चित्रण किया है। ये होता है आंचलिक कथाकार। आंचलिक कथाकार क्या होता है कि अपने आसपास के इलाके की शब्दावली का प्रयोग करता है, अपने आसपास के इलाके में जिस भाषा का, जिन मुहावरों का, जिन लोकोक्तियों का प्रयोग होता है उनको वो अपने साहित्य में प्रयोग करता है, और साथ ही साथ जो उनका विषय जो होता है साहित्य का, वो भी बस वहीं आसपास के इलाके को ध्यान में रख करके ये लिया जाता है। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा दी। आपको याद होगा मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि हिंदी साहित्य के प्रख्यात जो है वो उपन्यासकार माने जाते हैं, और साथ ही साथ कहानी लेखक भी माने जाते हैं, कहानीकार भी माने जाते हैं। तो इसी परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। मतलब मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां हैं वो निम्न तबके के लोगों से रिलेटेड है, जो कमजोर तबके के लोग हैं उनसे रिलेटेड है। उनके उपन्यास भी अगर हम देखें तो ऐसा ही है। तो इसी तरीके से इनकी जो कहानियां हैं उसमें भी वही विषय जो है वो लिया गया, इसीलिए इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी की क्या कहते हैं उसकी विरासत को जो है वो इन्होंने आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट, इनकी कला से जुड़ आके गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखती है। बात करते हैं इनकी रेणु जी की जो रचना है। यहाँ पे देखेंगे कि रेणु जी की जो रचना है भाई, मेला आंचल, परती, परिकथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद से भिन्न हिंदी कहानी परंपरा को इन्होंने जन्म दिया था। तो इन्होंने उपन्यास लिखे और उपन्यासों के साथ साथ इन्होंने कहानी लेखन भी किया है। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रससिक्त, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि नगर और गांव के विवादों से अलग उन्हें एक नई सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की है। यह आधुनिकता इनको प्रभावित नहीं कर पाई। इनकी रचनाएं जो विशेष करके ग्रामीण अंचल से रिलेटेड है, ग्रामीण संस्कृति की झलक जो है वो उसमें हमें देखने को मिलती है। इनकी जो कहानी अपने सिलेबस में है संबदिया कहानी में क्या है कि मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण पहचान प्रस्तुत की गई है। जैसे बूढ़ी बहुरिया, उसका दुख, उसकी भावनाएं, उसके मन की जो विशेषताएं, वो सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से इसमें बताई गई है। इसी तरीके से संबदिया मतलब जो संवाद लेकर जाने वाला है, तो जो संबदिया है ना, हरगोविंद, उसके भाव, उसके मन की चीज़ें, जैसे कि वो संवाद लेके जाता है लेकिन वहाँ कह नहीं पाता और आकर के सारी बातें बहुरिया को बता देता है कि मैंने कह नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें बता पाए हैं। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा और यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव हो पाई है। और इनकी जो संबदिया जो कहानी है, इसमें हरगोविंद संबदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर के रेणु पाठकों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संबदिया के माध्यम से अपनी इस पूरी सहानुभूति प्रकट की है। तो प्रिय बच्चों, विद्यार्थियों, ये जो हमने पढ़ा ये आपका था जो फणेश्वर नाथ रेणु है, इनका एक परिचय हमने देख लिया, साहित्यिक परिचय। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
जाएगा साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखना है कि इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, तो आप इनको जानेंगे। हमने इनके बारे में देखा तो आप यहाँ पे देखेंगे इनकी एक कहानी संग्रह हो गया, फिर इनके उपन्यास हो गए, फिर इनकी भाषा के बारे में बात करेंगे, ये एक आंचलिक कथाकार हैं। बस यही चीज़ें अगर इतनी लिखनी है, अब 10-15 लाइनें लिख लेते हैं तो आपका पूरा एक चैप्टर पूरा हो जाता है और आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हम इस जो इनकी कहानी है संवदिया उसकी पूरी समरी और फिर इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे और फिर इसमें से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी देखेंगे। इसकी अपन सप्रसंग व्याख्या भी आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसमें ये जो पीडीएफ है, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स, प्रश्न उत्तर, एमसीक्यू सब सारी चीज़ें मिलेगी और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और इसमें जो है ना, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, ये सारे के सारे कोर्सेज और मात्र 99 रुपीज़ के साथ, फुल 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नंबर नोट कर लीजिए। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।